देंगे। ये वर्क डन निकालने के लिए सवाल था, यानी हम लोग वर्क पढ़ रहे थे, है ना। वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट, आज पढ़ेंगे हम लोग इंटरनल एनर्जी। कौन सा एनर्जी? इंटरनल एनर्जी कहते हैं सम टोटल ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी एट विच ए सिस्टम एग्जिस्ट। एक सिस्टम जो एग्जिस्ट कर रहा है वो कितना एनर्जी पे एग्जिस्ट कर रहा है, जिस टाइप की एनर्जी भी उसमें कंटेंट हो रही है। कोई रुका हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, कोई भाग रहा है पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी में। वो बना हुआ है उसमें एटम्स होगा, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। कोई मूव करता है, रोटेशनल एनर्जी। कोई वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशनल एनर्जी। हर टाइप का सिस्टम उसकी टोटल एनर्जी को जोड़ देंगे तो उसको क्या कहेंगे? इंटरनल एनर्जी। जैसे कि हम बताए थे, आप भी एक सिस्टम ही हैं। आप जिस एनर्जी पे एग्जिस्ट करते हैं उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है दैट कांट मेजर। इंटरनल एनर्जी एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है और ये मेजर नहीं होता है। ठीक है, मतलब जैसे किसी का औकात मेजर नहीं करना चाहिए, वैसे ही इंटरनल एनर्जी है। औकात, सिस्टम का औकात, जिस औकात पे वो एग्जिस्ट करता है, चाहे जैसा भी हो, मेजरेबल प्रॉपर्टीज नहीं है। अब इस इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, दैट कैन मेजर। जैसे वो कहते हैं कि देखिए फलना बाबू हैं, पहले साइकिल नहीं था, अब जो है 4 गो 4 व्हीलर रखे। चेंज हुआ, चेंज हुआ, तो चेंज कैन बी मेजर्ड। चेंज कैन बी मेजर्ड। तो इंटरनल एनर्जी एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, मेजर नहीं होता। इंटरनल एनर्जी चेंज मेजर होता है। दूसरी बात, तीसरी बात, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। हाउ द चेंज टेक्स प्लेस उस पर डिपेंड नहीं करता है। इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, यानी मास इंडिपेंडेंट, है ना, पढ़े थे ना, इंटेंसिव एक्सटेंसिव। तो जो मास पे डिपेंड करता था वो एक्सटेंसिव, और जो मास पे नहीं डिपेंड करता था तो ये मास पे डिपेंड करेगा, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना। तो इतनी बात अब लिखना है। इंटरनल एनर्जी सम टोटल ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, all type of energy at which the system exists known as internal energy. Sum total all type of energy at which the system exists known as internal energy. तो इंटरनल एनर्जी बराबर यदि लिखना है ना बाबू, तो ऐसे लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी
प्लस यदि उसमें वाइब्रेशन वाला सिस्टम है तो वाइब्रेशनल एनर्जी, घूमने वाला सिस्टम है रोटेशनल एनर्जी। बना हुआ होगा न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन भी होगा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। मॉलिक्यूल होगा मॉलिक्यूलर एनर्जी। एटम होगा एटॉमिक एनर्जी। अब आप बोलिएगा सर तो सब एनर्जी जितना आ रहा है मुंह में सब तो लिख दे रहे हैं, तो कौन सा एनर्जी नहीं होगा यही बता दीजिए। तो एक एनर्जी नहीं होता है किसी का भी इंटरनल एनर्जी, और वो है ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी इज नॉट द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल काइनेटिक में आ गया। ग्रेविटेशनल एनर्जी हम क्या बताए, सिस्टम का एनर्जी, हमारा एनर्जी है ना, हमारा एनर्जी, हमारा इंटरनल एनर्जी। तो हम जब खड़ा हैं तो पोटेंशियल एनर्जी, दौड़ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, नाचे लगेंगे रोटेशनल एनर्जी। ग्लूकोज खा रहे हैं एटीपीज है बॉडी में स्टोर्ड, एटॉमिक एनर्जी। एटम है न्यूक्लियस है न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी मेरा है क्या? ग्रेविटेशनल एनर्जी मेरा नहीं है। द ग्रेविटेशनल एनर्जी इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी इज नॉट ए पार्ट ऑफ, ठीक है, इंटरनल एनर्जी। नॉट ए पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। लिखिए जल्दी से।
नहीं होता है। ठीक है, और बाकी जितना एनर्जी मुंह में आए ना सब जोड़ देना, भले इंटरनल एनर्जी होगा, है ना। अब कोई सिस्टम एक ही स्टेट में थोड़े ना रहता है, वाइब्रेट करता है, रोटेट करता है, ठीक है, दौड़ता है, रुकता है, तो जितना तरह का एनर्जी उसमें एसोसिएट होगा। अगला पॉइंट, इंटरनल एनर्जी कैसा क्वांटिटी है? इंटरनल एनर्जी इज एब्सोल्यूट क्वांटिटी, पहला बात, एब्सोल्यूट क्वांटिटी। एब्सोल्यूट क्वांटिटी लिखने का मतलब है कांट मेजरेबल, है ना, कांट मेजरेबल, मेजर करना ही नहीं है, जिस भी एनर्जी पे वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी चेंज मेजर करना है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, मतलब नॉट मेजरेबल। इसीलिए ना किसी का औकात नहीं जानना चाहिए, समाज में कहा गया वही औकात है ये, इसके बारे में बात ही नहीं करना है। इंटरनल एनर्जी में बदलाव आप देख सकते हैं, एब्सोल्यूट क्वांटिटी कांट मेजर, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल इंटरनल एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, मास पे डिपेंड कर रहा है, यानी अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज डिपेंड्स ऑन द amount, depends on the amount of substance, depends on the amount of substance। ठीक है, इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, मतलब हाँ, डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल position, not on the path followed for the change, path followed for the change, path followed पे चेंज नहीं करता है। तुम लोग को वो छोटा वर्ड दिए, इंटरनल एनर्जी सिस्टम का औकात होता है, मेजर नहीं करते। देखो न, हिंदी में कैसे समझा दी, इंटरनल एनर्जी सिस्टम का औकात है, मतलब जितना एनर्जी उसके साथ लगा हुआ है सब जोड़ देंगे तब आएगा इंटरनल एनर्जी, ये मेजर होता नहीं है। ग्रेविटेशनल एनर्जी चूंकि अर्थ लगाता है, ग्रेविटी लगाता है, सराउंडिंग लगाता है, इसलिए वो पार्ट किसी का नहीं हो सकता है ना। ये एक स्टेट फंक्शन है, डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पे, हाउ पे डिपेंड नहीं करता है। पैसा कमाया, कैसे कमाया, इससे क्या मतलब लेना देना, कोई कहना अब तो कोई सुनना भी नहीं चाहता है। नहीं, कहानी यदि बताया जाए कि पहले ऐसे था, फिर वैसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ,
तो आज के युवा वर्ग कहते हैं बस छोड़िए ना, अब हो गया ना, अब तो देखिए कितना अच्छा हो गया सब कुछ। सुनता है? तो यदि नहीं सुनना चाहता है मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है ना। और ये कैसा है तो एक्सटेंसिव, दैट इज अमाउंट पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करेगा ही, है ना। अभी एक तो उसी हिसाब का मतलब समझ गए। नाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बढ़ जाए। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? बताए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना वही। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी neither be created nor be destroyed, it changes their forms only, है ना। एनर्जी neither be created nor be destroyed, it changes their form only। या फिर टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट, है ना। तो कांस्टेंट हो गया, यानी यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट कह रहा है। इसी बात को कृष्ण भगवान बताए कि यूनिवर्स का एनर्जी कांस्टेंट है ही है। तो आप इसमें आए हैं तो क्या लेके जाइएगा? अब लेके तो कुछ जाइएगा नहीं ना। नहीं, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, व्यर्थ चिंतित हो। हाँ देखिए, ये गुड गुड क्वेश्चन। पावर ऑफ एटर्नी बेटवा को देने के लिए ठीक है, जो बाल बच्चा होगा, डिपेंड क्या करता है ना, यदि हिंदुस्तान में आए तो कितना जगह छेके हिंदुस्तान का। जब कोई जगह छेके ही नहीं आप, तो ऐसी आए गए कोई वैल्यू ना है। तो डिपेंड होता है। हाँ वही देखो जी, वर्ड बोला ना, इसी के लिए कुछ करना होता है। लेकिन वो तो यूनिवर्स में है, वो तो रहेगा। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस देयर फॉर्म्स ओनली। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही है। अब इसी का अब इसी का मैथमेटिकल इक्वेशन पढ़ना है हम लोगों को यहाँ पे। कि ठीक है सर, बोलने के लिए तो आप ऐसे भी बोल दिए, सामाजिक तौर पे भी सिखा दिए, धर्म के हिसाब से भी बता दिए, लेकिन मैथ के हिसाब से बताए। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिएगा, पहला स्टेटमेंट लिखते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट, और एनर्जी, दूसरा स्टेटमेंट इसी बात को बोलने का तरीका है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it changes their forms only, it changes their forms only, है ना। चेंजेस देयर फॉर्म only, पहले बाबूजी का था अब मेरा हो गया। चेंजेस देयर फॉर्म only, वो जो प्रॉपर्टी है, जो आप लोग सामाजिक तौर पे इसको समझना चाहते हैं। तीसरी बात, भगवान जी बोले हैं आत्मा अमर है, ये सिर्फ रूप बदलता है, ये कहीं जाता नहीं। आत्मा दैट इज एनर्जी, यही तो है एनर्जी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। हाँ, उस सब पर बहुत सारे बाबा लगे हुए हैं, हमको जरूरत नहीं है।
हम थोड़ा सा ये समझा देंगे कि आपको याद रहे, है ना। आप उसको जनरलाइज कर करके सामाजिक तौर पे भी समझिए बात को, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आने एनर्जी को आप ना क्रिएट करते हो ना डिस्ट्रॉय करते हो। तो डेली लाइफ में भी यही करते हो, खाते हो डेली, और उसी एनर्जी के इक्विवेलेंट आप बर्गडन कर देते हो, और जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो आपके शरीर में स्टोर्ड हो जाता है। यही है, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर एनर्जी, है ना। और आप यदि खाते नहीं हो तो आप वर्क परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अब एक दो दिन कर भी दिए तो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो ग्लाइकोजन बन के स्टोर्ड होता है, बायोलॉजी में पढ़ना है। लीवर में स्टोर्ड होता है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन बन के स्टोर्ड होता है, और वही ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज बन के आपको एनर्जी देता है। तो सबसे पहले यदि भूखा रहना पड़ेगा 10-15 दिन तो क्या होगा? तो सबसे पहले ग्लाइकोजन लीवर में जो स्टोर्ड है वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, एनर्जी देगा। तब मसल्स में जो एनर्जी स्टोर्ड है ग्लूकोज वो, तब फैट, और तब मसल्स तो खत्म ही हो गया जब फैट गलने लग गया तो धीरे धीरे हड्डी बच जाएगा, है ना। तो मसल्स सबसे लास्ट में, फैट सबसे लास्ट में। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। अब देखो इसके मैथमेटिक्स क्या कहता है, सो सुनोगे बहुत ध्यान से। मैथमेटिकल इक्वेशन, अरे मेरे बात पे बात ना करो, हम यहाँ जो रिलेट करते हैं ना उसी के लिए बात करते हैं, फालतू बात थोड़े ना करते हैं। यहीं पे रहना है कि सर इस संदर्भ में ये बात बोल के समझाए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो एक तो बड़ा गधा लड़का बैठ जाता है रे, ये सब बच्चा पुत्र जैसा काहे करता रहता है। देखो मतलब बस, हाँ देखो, हाँ हाँ ये बनाए हम, क्या बनाए, क्या बनाते हैं ईसा? एक सिलेंडर और एक पिस्टन, जिसको बोलते हैं सिस्टम, है ना। और ये कितना एनर्जी पे है, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई ना कोई एनर्जी पे होगा, और उसी एनर्जी को हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। जितना एनर्जी पे भी ये सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। अब हीरो होंडा देख रहे हैं, पल्सर देख रहे हैं, बुलेट देख रहे हैं, तो अपने आप तो दिखाई दे रहा है किसका इंटरनल एनर्जी कितना हो सकता है। समझ आ रहा है? वही इंटरनल एनर्जी है, बस उसको देख के आप रियलाइज जो कर लिए कि हाँ इसका इंटरनल एनर्जी ज़्यादा लग रहा है, इसका थोड़ा कम है, और ये तो ऐसी है, तो हाँ वो चलेगा तो उड़ जाएगा। दैट वही वही फीलिंग लाना है, बस इंटरनल एनर्जी जो है। अब इसमें क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग सराउंडिंग से देते हैं। क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग कहां से दिए? सराउंडिंग्स, यानी बाहर से दिए। दिए तो प्लस लिखिएगा, और वो देगा तो माइनस लिखिएगा, ऐसा ही साइन कन्वेंशन है। जैसे बर्कडन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम में नेगेटिव। अब इस सिस्टम का एनर्जी भगवान जी के नियम से होना चाहिए U1 प्लस Q। यही ना वो बताए, एनर्जी कहीं जाता ही नहीं है तो नहीं गया, आपने दिया तो वही है क्या। अब
हम ही इस पे और एक काम कर देते हैं, वर्क डन कर देते हैं, W प्लस W, वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्या कर दिए? वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम कर दिए। ये देखिए, तो भगवान का नियम तो यहां भी लगेगा। तो नियम लगाई, ये समस्या कर दे रहा है, ऐसे बनाए। वही सिस्टम है कहने का, सिर्फ देखिए इतना मतलब है कि आपको इतना बुतरू तो हम समझते हैं कि एक ही सिस्टम है और उसी में हम लोग एनर्जी भी दिए हैं, क्यू अमाउंट, और उसी पर हमने क्या किया है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से U1 प्लस क्यू, U1 प्लस क्यू, U1 प्लस क्यू प्लस W हो जाएगा कि नहीं? अब इसकी इंटरनल एनर्जी यदि जोड़ दिया जाए ये तीनों की, तो हो गई कितनी? U2 फाइनल इंटरनल एनर्जी। हमने एक सिस्टम लिया, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी जो कुछ भी था, ठीक है, हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया और वर्क डन भी किया। अब देखो इसको कैसे जनरलाइज करोगे? बुलेट है, रुका हुआ है, अब उस पर किक मारने वाला है, तो किक को नीचे दबाते हो, वही पिस्टन को नीचे दबा रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। हम लोग उस पर प्रकटन किए, अब वो बुलेट स्टार्ट हुआ तो पेट्रोल उसके सिलेंडर में गया, जला, हॉट वेपर्स बने, क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिए, तो एक रुका हुआ बुलेट, अब एक स्टार्ट हुआ बुलेट दौड़ नहीं रहा है, दौड़ेगा तो फिर ये एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा। खड़ा है, बुलेट पे बैठल है, किक मारे, पेट्रोल जल रहा है और बैठल है, बुलेट रुका हुआ, इंटरनल एनर्जी समझ रहे? अब बुलेट स्टार्ट हो गया, तब इंटरनल एनर्जी बदला कि नहीं बदला? बदला कि नहीं बदला? अब इसकी इंटरनल एनर्जी हो गई U1 प्लस क्यू प्लस W बराबर क्या लिखेंगे? U2। तो U2 माइनस U1 यदि लिखें, U2 माइनस U1 यदि लिखें तो क्या लिखेंगे? Q प्लस W। तो अब क्या लिखें? डेल्टा U बराबर Q प्लस W। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन है, यही एक्चुअली में होता रहता है। यही एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय का मतलब समझा रहा है। आपने क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दिया तो डिस्ट्रॉय थोड़े हुआ, सिस्टम में है। आपने उस पर बर्गडन किया, डिस्ट्रॉय थोड़े हुआ, सिस्टम में है। उससे अंतर क्या होगा? इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा। ठीक है, होता क्या है लाइफ में भी यही होता है साहब। आप एक सिस्टम है, आप खाते हैं, कमाते हैं, आपको एनर्जी मिलता है, आपका लिविंग स्टाइल बदल जाता है, कुछ स्टोर भी करते हैं। यही डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी तो इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर आइसोथर्मिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ये सब होते रहेगा, ये लाइफ में भी होते रहता है। कोई काम कर रहे हैं, कुछ बढ़ रहा भी नहीं किया है, कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। पहले भी 100 बीघा था, अभी वो 100 बीघा, एको कट्ठा जोड़ नहीं पाए, कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। तो टेंशन है, घटना घटेगा तो सब देखते हैं कितना घट गया। 2-2, 3-3 हजार बीघा वाले सब
आ गए 100 बीघा पे, बाकी गया कहाँ, तो फॉर्चूनर में। बेच बेच जब बेचने लगे, बेच बेच के सब धुआं धुआं कर दिए AK-47 लेके, है ना। मतलब फॉर्चूनर है ये है, 47 है ये है, अब कोई बोलते ही रहे। हो गया। नहीं, ऐसे नहीं है। हाँ। नहीं, ये वाला जो बात हो रहा है ना, ये हमारे बाबूजी बोलते रहते थे। गाँव घर में ऐसे ही बात हो रहा है, कोई बोलते रहे। वही देखे वायरल हो रहा है अब। वो तो बहुत पहले से बोलते रहते थे ऐसा, कोई बोलते ही रहे। हाँ, वायरल तो अब हुआ है। टोटल एनर्जी यहीं पे है। कुछ आपका जो आज है वो कल दूसरे का हो जाता है, जो आज दूसरे का है फिर आपका हो जाता है, ये ऐसी बदलते रहता है ना। तो बहुत नहीं, देखिए ना फर्स्ट लॉ थोड़ा ने कितना अच्छा से फ्रेम किया है लॉ को, इसको एकदम कृष्ण भगवान से मिला दिया एकदम से, कि नियम जो संसार का बना है एकदम वैसे ही है। सेकेंड लॉ भी इसका वैसे ही है, और थर्ड लॉ भी वैसे ही है। कह दें सेकेंड लॉ, आप लोग लिखते रहिएगा, सेकेंड लॉ में भी कोई बहुत विशेष बात ना लिखा है। उसमें लिखा है कि किसी भी सिस्टम का इफिशियंसी 100% नहीं होता है, बस एक लाइन। इफिशियंसी कहने का मतलब आउटपुट, है ना। जैसे कि किसी को हम 100 जूल एनर्जी सिस्टम को देंगे, तो हमको रिटर्न में 100 जूल का वर्क डन करके नहीं देगा वो। हाँ, वो कुछ लॉस करके ही देगा। किसी भी सिस्टम का, कोई भी सिस्टम हो, उसका इफिशियंसी 100% नहीं है। देखिए कितना अच्छा बात बोले, भगवान भी तो यही बोलते हैं। होता है पूरा का पूरा रिटर्न नहीं मिला। और तीसरा बात बोले हैं, दूसरा में ही थोड़ा थोड़ा सा बात है जो रिलेट करता है। बोले कि जितना ज्यादा रेंडोमनेस होगा सिस्टम का, उतना कम हो जाएगा इफिशियंसी। रेंडोमनेस मतलब जने तने बेकार घूमते रहिएगा, तो जो बाबूजी पैसा आप पे लगा रहे हैं उसका रिजल्ट 100% नहीं मिलेगा, है ना। अब कहे जितना ज्यादा रेंडोमनेस होगा उतना कम हो जाएगा इफिशियंसी। समझ रहे हैं। गाड़ी पर देखिए, तो 1 लीटर पेट्रोल जलाते हैं, तो देखते हैं किसी का माइलेज के रूप में कोई जाता है 40, कोई 30, कोई 20, है ना। अब भारी वाला बुलेट ले लिए, पहले 35 देता था, जैसे जैसे पुराना होते जा रहा है 15-20 पे आ गया। वो अपने बजते रहता है, झन 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 झन। इंट्रोपी बढ़ रहा है, रेंडोमनेस बढ़ गया, सब एनर्जी खर्च हो जा रहा है, ऐसा दूसरा लॉ है। और तीसरा कहें कि परफेक्टली कोई सॉलिड बॉडी है तो उसका इंट्रोपी 0 होता है। तो वो भी बात सही है, पार्टिकल उसका बंधा होता है एक दूसरे से, तो वो इंट्रोपी क्यों होगा, वो रैंडम क्यों होगा। बस यही 3 ठो तो लॉ दिए, लेकिन मैथमेटिकली चलता रहता है। यही तीनों का मैथमेटिकली अप्लीकेशन करना है हम लोग को। और फिर हमने तो केमिस्ट्री में जाना है, अब इसको केमिस्ट्री में लेके भी जाएंगे। डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। अब देखिएगा, डेल्टा यू बराबर आया है क्यू प्लस डब्ल्यू। कौन क्या है, क्लियर है। डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू चेंज इन
इंटरनल एनर्जी, क्यू अमाउंट ऑफ हीट, देखो प्लस लिखा हुआ है, गिवन टू द सिस्टम, यही लिखना है, गिवन टू द सिस्टम। W अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, प्लस में लिखा हुआ है। पिछले दिनों आप पढ़े थे वर्क डन बराबर माइनस पी डेल्टा भी, पढ़े थे। अब ये पुट कर देते उसमें, तो क्या लिख देंगे, डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस पी डेल्टा भी, है ना। जहां पे डेल्टा भी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, और डेल्टा भी बराबर हमेशा V2 माइनस V1 होगा, फाइनल माइनस इनिशियल होगा, और फिर उसमें कंप्रेशन एक्सपेंशन ये सब एक्सप्लेन्ड है। चूंकि माइनस पी डेल्टा भी लगाएं तो साइन कन्वेंशन का बहुत टेंशन हमको होने वाला नहीं है। तो डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस पी डेल्टा भी, एक तरफ ये लिखिएगा, ये लंबे में लिखिएगा। सुनिए, केस 1, इफ डेल्टा भी बराबर 0 मान लेते हैं, ये 0 हो कैसे जाएगा, ये सब नहीं, यदि हो गया, इफ डेल्टा भी बराबर 0, यानी एक सिस्टम पर वर्क डन नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ, तो बताइए डेल्टा यू कितना के बराबर हो जाएगा, डेल्टा यू क्यू के बराबर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटा लग रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इट इज ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन आइसोकोरिक प्रोसेस, यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन आइसोकोरिक प्रोसेस। वॉल्यूम चेंज हुआ ही नहीं, तो जो अमाउंट ऑफ हीट आपने दिया सिस्टम को, उसके बराबर ही हो गया क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। क्यू के बराबर हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये जो है मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये क्वेश्चन है, ये आईआईटी मेडिकल का क्वेश्चन है। जो केस करेंगे वो सब क्वेश्चन ही बता रहे हैं हम आपको। इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, डेल्टा यू बराबर क्यू। डेल्टा यू बराबर क्यू,
जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, जिस प्रोसेस का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं, है ना। जिस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उस प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। तो जितना हीट आप दीजिएगा, लैंग्वेज में भी क्वेश्चंस आते हैं, लिखा हुआ रहता ऑप्शंस में कि आइसोकोरिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है। तो हम भी लिख ही देते हैं, पूछता आपसे ऐसे ही एक क्वेश्चन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी change in internal energy is equal to amount of heat given to the system। जो भी एनर्जी हीट के रूप में दिया गया उससे इंटरनल एनर्जी में सिर्फ क्या आया, बदलाव, कोई वर्कडन नहीं हुआ। यही नहीं हो, इसी के लिए पढ़ना रहता है और कुछ करना रहता है ना। सब लोग चाहते हैं कि जब हमारा 10 बीघा है तो 1-2 बीघा बेटवा भी खरीद ले, वॉल्यूम एक्सपैंड करके कुछ जाए, डेल्टा भी 0 हो गया तो जो दिए थे वो खाए पिए खर्चा हो गया, बस यही बात है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी में ही सब लग गया, वर्कडन नहीं हुआ। कैसा प्रोसेस होगा वो, आइसोकोरिक प्रोसेस, जहां पे वॉल्यूम 0 हो जाता है। 2 साल पढ़ने के बाद एक आध दो बच्चा हमारा ऐसा भी रिव्यू देता है कि सर आपके कोचिंग में आने से हम पूरा का पूरा लूडो खेलना तो सीख ही गए, या ताश खेलना। मतलब वो कैसे, तो सर हम पीछे में तो वही खेलते रहते थे मोबाइल पर, आप था कि देखते थे तो पहले कुछ दिन बोले थे फिर छोड़ दिए। बोले तो हमारा यही है, वो काम तो था ही नहीं वैसा, लेकिन 1-8 लाख रुपया डुबा दिए बाबू। बोले सब पढ़ पढ़ के IIT कर गया, तू क्लासरूम में बैठ के लाख रुपए डुबा दिया, बता। बोलता है, चलता है पता 2 साल के बाद, तीसरा चौथा साल में जब देखता है कि अब कुछ नहीं करने लगा, तब उसको रियलाइज होता है कि हमरे बगल में बैठता था 2 बेंच आगे, बताइए उसका रिजल्ट हो गया। अभी इस साल भी देखिए वो बच्चा वो वहाँ पे बैठा करता था, वो NDA में अभी फाइनल इंटरव्यू दे रहा है, अब 12वां पास नहीं हुआ है। हाँ? तो ये सब क्या है, ये अचीवमेंट, और अपने बर्बाद होने की ठान लिए हैं तो कोई दुनिया में आपको रोक नहीं सकता है। लिख दीजिए, है ना। दुनिया में जब खुद ही सोच लिए कि हमको अभी बढ़े आगे, हमने तो क्वेश्चन बनाया है, IIT का क्वेश्चन है, आइसोकोरिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होगा। आप खोजते रहते रहे, फर्स्ट लॉ तो हम याद किए थे, डेल्टा U बराबर Q प्लस W। यहाँ तो है ये ना, इक्वेशन नहीं, इक्वेशन जैसा लग रहा है, E बराबर E। अब देखिए दूसरा केस 2, केस 2 और भी बातें हैं। डेल्टा U बराबर यदि Q प्लस W, तो W तो 0 कर दिए हम, P डेल्टा भी। यदि अमाउंट ऑफ हीट ही नहीं दिए सिस्टम को, Q बराबर 0, इफ Q बराबर 0, इफ
यदि सवाल कहता है तो तो डेल्टा यू बराबर क्या निकलेगा, यानी जो सिस्टम पे वर्कडन होगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इफ नो एनी अमाउंट of heat energy given to the system from surrounding। देखो कितना बड़ा बात तुम्हारे सामने लिखा जा रहा है। कौन प्रोसेस है ये? जिस टाइम एनर्जी पे वो सिस्टम है उसी एनर्जी पे रहे, उसको बाहर से हमने हीट एनर्जी दिया ही नहीं, तो एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ कि नहीं? कोई ना कोई हीट एनर्जी पे तो होगा ही सिस्टम, और बाहर से हमने हीट एनर्जी नहीं दिया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस चीज के बराबर होगा? द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यानी अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डिफिनीशन भी बदलते रहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, तो कहेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क को ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहते हैं। नहीं देखिए कितना कितना ये सब दिमाग में याद रखने वाला बात है या कंफ्यूजिंग बात है कि अब वर्क पढ़ रहे थे, अब सर कह रहे हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी को भी वर्क के कहते हैं। नहीं कह रहे हैं। कंडीशन कंडीशन क्या है? यदि प्रोसेस एडियाबैटिक, यदि आप हीट नहीं दे रहे, यदि आप हीट को कांस्टेंट किया है ना। तीन ही अक्षर का तो फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ एक एक बात बताया जा रहा है। if no amount of heat energy given to the system from surrounding, then change in internal energy is equal to amount of work is done on the system। कॉपी में बड़ा जगह दे के लिखना वर्कडन बराबर डेल्टा यू। तुम लोग जो एलएचएस में लिखते हो ना उसके बराबर ज्यादा समझते हो, इधर वाला बराबर नहीं समझते हो, है ना। वर्कडन बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नीचे में एडियाबैटिक, वर्कडन बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बहुत काम आने वाला है ये फॉर्मूला आगे चल के, क्वेश्चन से रुक जाता है, पूछता है वो वर्कडन निकालिए और निकाल के आंसर देना पड़ता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में जो बदलाव हुआ वही वर्कडन है, समझ रहे हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वही किसके बराबर है? वर्कडन। कैसे प्रोसेस में? एडियाबैटिक प्रोसेस में। लिख दीजिए।
संडे को 12 बजे से टेस्ट है पीरियोडिक टेबल का। हम्म। ये सब बोलने का आदत है, ये सब सुनता रहता है, ये सब बच्चा सब जो है ना, 4 महीना हुआ ना, तो भैया लोग से अगल बगल से सुनते रहता है, कहेंगे सर क्लास है, कहना हम लोग क्लास है, टेस्ट है, सब फुर्सत नहीं। एक्चुअली में वो समय संडे का एक सोने में गुजारना चाहता है, सोचता है कि थोड़ा आराम ही कर लिया जाएगा संडे को, निकले नहीं रूम से, या फिर निकले तो एक ही बार 3 बजे 2 बजे। अब देखिए एक नया नाम लिया ही, है ना, एकदम संडे को चला जाएगा। घूमने वाला जगह भी है यहाँ, तो ये एक बात हो सकता है, लेकिन दूसरा बात वो भी है कि टेस्ट उस भी देना चाहिए, उससे थोड़ा सा जुड़े रहते हैं लोग पढ़ने से, है ना। तो हम अभी क्या कहे, हम अभी क्या कहे, नोट में लिखना है, लिखल तो है ही है, इसी एक बतवा को एक बार दो बार ऐसे बड़ा बड़ा में लिखा ना, बर्कडन बराबर चेंज इन इंटरनल, है ना, इन एडियाबैटिक प्रोसेस, फिर एक दूसरे तरीके से लिख लो, बतवा वही है, इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या, बर्कडन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। तुम लोग समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि डेल्टा यू निकालना है और फॉर्मूला लगा देंगे हम माइनस पी डेल्टा भी, हम ये कह रहे हैं, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे किस फॉर्मूला से, माइनस पी डेल्टा भी से। ये सब टेक्निक दिमाग में फटफट आना चाहिए, इसलिए बोर्ड पे इसको इतना देर से रखे हुए हैं। सवाल कहेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालिए, और हम क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन। ये समझना पड़ेगा, ये कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क डन निकाल के भी निकलेगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी अमाउंट ऑफ हीट यदि निकाल लिए, उससे भी निकल जाएगा। दो प्रोसेस हुआ, अब तीसरा केस 3, केस 3, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू ही है, इफ डेल्टा यू बराबर ही 0 कह दी, मतलब हुआ कि ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई बदलाव हुआ ही नहीं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कुछ हुआ ही नहीं। तो भगवान का नियम क्या कह रहा है, कि जो अमाउंट ऑफ हीट दीजिएगा आप, वो किसके बराबर हो जाएगा, लिख दीजिए, लो एक लाइन और लिख देते, तो 0 बराबर क्या लिखोगे, Q प्लस, तो बताओ Q बराबर क्या लिख दें, माइनस डब्ल्यू, है ना। Q बराबर क्या लिख दें, माइनस माइनस पी डेल्टा भी रे गधा। अच्छा एक स्टेप आगे बोला, तो Q बराबर पी डेल्टा भी, आनी अमाउंट ऑफ हीट निकलने लगा है बर्गडन के फार्मूला से, इसीलिए कहते हैं कुछ लेके नहीं आया और कुछ लेके जाओगे, देखिए सब तो पी डेल्टा भी हो गया, डेल्टा यू भी हो गया, क्यू भी हो गया, नहीं अरे कुछ दिखाई दे रहा है, दिखाई ये देना चाहिए कि क्यू भी पी डेल्टा भी हो जाता है, ई तो पी डेल्टा भी है ये,
ई भी पी डेल्टा भी से बन जाता है। वर्क डन, सब तो वर्क डन है, सब तो एनर्जी ही है ना। तो ये तो पढ़ना ही है चैप्टर में, खाली एनर्जी इस फॉर्म से उस फॉर्म में जाता है, सब पी डेल्टा बी। ये डेल्टा यू जीरो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, जब बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं करे, देन डेल्टा यू बराबर जीरो। ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस में जहां से सिस्टम शुरू किया वहीं पे आके खत्म हुआ, इंटरनल एनर्जी जीरो। अब डेल्टा यू कहां पे जीरो होता है, इसके लिए इन साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू बराबर जीरो। इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू बराबर जीरो। तो प्रोसेस साइक्लिक कह दे या फिर आइसोथर्मल कह दे। ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी given to the system amount of heat energy given to the system is equal to नेगेटिव वर्क डन, है ना। नेगेटिव वर्क डन होगा तभी ना पी डेल्टा भी लिखेंगे हम लोग। नेगेटिव साइन क्या बता देगा, बस वो प्लस माइनस बता रहा है ना। नेगेटिव साइन ही, नेगेटिव में डब्ल्यू लिखेंगे तभी वो पी डेल्टा भी के बराबर आए, खाली डब्ल्यू लिखेंगे तो माइनस पी डेल्टा भी के बराबर आए। तो कुछ देखा, Q बराबर पी डेल्टा भी, डेल्टा यू बराबर माइनस पी डेल्टा भी। ठीक है। हो गया। क्वेश्चन कब बनाएगा। एक जगह पे और आपको क्वेश्चन मिलेगा, वो याद कर दीजिएगा, नोट में लिखिएगा। यदि वैक्यूम होगा ना तो प्रेशर जीरो हो जाएगा, तो बर्गडन जीरो हो जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर वैक्यूम में क्या है, पी जीरो, तो बर्गडन जीरो, तो डेल्टा यू क्यू के बराबर हो जाएगा। वो नीचे में लिख देना केस 4 में, वो केस नहीं बनाते, लेकिन इन वैक्यूम का केस जहां पे लिखा रहे वहां पे ये समझना है कि प्रेशर जीरो है यहाँ पे, है ना। कोई कोई सिस्टम कहेगा ना इन वैक्यूम, तो बात खत्म हो गया, सब कुछ जीरो। अब वैक्यूम में काम थोड़े होता है, लिख दीजिएगा इन वैक्यूम, इन वैक्यूम एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो, एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो, एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो। So the work done is zero.
हो गया, लिखा। लिखा। अब देखो कैसे एक जनरल क्वेश्चंस बना हुआ है यहाँ पे। इन ए क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर, ये लिक्विड इज stirred with a paddle to increase the temperature. Which of the following is true? ऑप्शन ए डेल्टा ई बराबर डब्लू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू बराबर जीरो। बी डेल्टा ई बराबर डब्लू बराबर जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। सी डेल्टा यू एक ही होता है, कल बता रहे थे। डब्लू बराबर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। डी डब्लू बराबर जीरो, डेल्टा ई बराबर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। चार ऑप्शन है, मेडिकल का क्वेश्चन है। क्या करेगा, क्या बोलता रहता है, है? लिखना रे पहले, लिखेगा तभी ना। नहीं क्वेश्चन ना लिखेगा। देखिए देखिए आजकल कैसा कैसा बात हो गया, सब बहुत शर्मनाक बात है जो तुम बोल दिया। क्वेश्चन जब तक नहीं लिखिएगा ना तो सिर्फ आपका आंख देखेगा, और आंख सिर्फ देख के इंफॉर्मेशन ब्रेन में एक दिन से ज्यादा ना रहेगा, है ना? पूरा कहानी एकदम शुरुआत से जब बोला जाता था, तो आज भी एक कहानी तू कहानी सुना दो जो तुमको दादी कह के सुलाती थी, वो याद ही नहीं है, सिर्फ कान से इंफॉर्मेशन जा रहा था। ये जो ऑफलाइन पढ़ाई होता है इसमें स्टडी आंख से, कान से, दिमाग से, हाथ से, सब तरफ से एक्टिव होते हैं, तब जाके पढ़ाई होता है। और तब ये इंफॉर्मेशन आप यदि एक दो बार रिपीट करिएगा तो आपको याद होता है। ठीक है, ये ऑनलाइन आने का एक दुष्प्रभाव है कि बोले क्वेश्चन में है, अब आप अक्षर में करना शुरू कर दीजिए। चाहता क्या है, क्वेश्चन में पहले से लिखल रहे, वो हम भी करते हैं, असर आके बताना शुरू कर देते। बुतरबुन क्या करता है, वो उसके दिमाग में प्रोसेस ही नहीं हुआ, सर था हाँ कुछ था, लेकिन मजा तो आता है। सर ये दिए, सर बताए, सर बढ़िया मेहनती हैं। सर मेहनती हैं जिसमें आपको कुछ ही मिला, कुछ मिला, इसलिए ऐसे नहीं सोचिए, बनाना पड़ता है। होगा तो ये समझ भी रहा है कैसे होगा। हम्म, हाँ कुछ नहीं समझने के लिए ही तो दिए हैं बाबू। नहीं समझने के लिए दिए, क्या समझ में आना है? सब कॉन्सेप्चुअल है। केस खत्म होने के बाद समझिए कि भी वो केस दिए,
इसका केस स्टडी कह रहा है कि इन ए क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर ये लिक्विड इज स्टार्ड विथ ए पैडल टू इंक्रीज द टेम्परेचर। ये लिक्विड इज स्टार्ड विथ ए पैडल, काम तो इतना ही हो रहा है, बन गया वो सिस्टम। ये लिक्विड इज स्टार्ड विथ ए पैडल, भेसल इंसुलेटेड है। जब हम इस लॉम को कृष्ण जी में ले ही आते हैं तो एक तो बड़ा बढ़िया काम था कृष्ण भगवान का, मक्खन खाते थे और मम्मी उनकी वो मक्खन निकालती थी दूध से। कैसे कैसे? तो वही तो कह रहा है, दूसरा थोड़े कुछ कह रहा है। ये लिक्विड इज स्टार्ड, दूध इज स्टार्ड विथ ए लकड़ी वाला पैडल, यही ना हो रहा है जी। और उससे वो एनर्जी ट्रेवल होता था और दूध से मक्खन अलग हो जाता था। टू इंक्रीज द टेम्परेचर बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इंसुलेटेड है मतलब हीट एनर्जी बाहर नहीं जाएगा, जो स्टार्ड करने के बाद एनर्जी डेवलप होगा उसी कंटेनर में रहेगा और वो उस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो हीट एक्सचेंज हुआ तो डेल्टा क्यू क्यू इक्वल टू 0। अब डेल्टा यू बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू बराबर क्या निकल के आ गया? तो किस में है ये लिखा हुआ? यही ऑप्शन। समझना कितना, देखिए क्यों हम जनरल समाज में चले ही जाते, तो समाज में जाने से ही तो सवाल बना, नहीं तो कहता तो कुछ वो समझे में नहीं आ रहा। वो तो सिंपल सा एक प्रोसेस था, है ना। मक्खन कैसे निकल गया? डेल्टा ई बराबर डब्ल्यू होगा जो नॉट इक्वल टू 0 होगा, है 0 के बराबर है क्या? तो क्यू बराबर 0। यहाँ मम्मी थक जाती है मक्खन निकालने में, कहता बर्तन हो भी नहीं किया, 0 थोड़े हो जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही बर्तन के बराबर हो। वैसे वैसे झोला पार्टी ऐसा नहीं करो। हाँ, गांव में झोला पार्टी और क्लास में लोटा पार्टी, उल्टा बोले है। हाँ, क्लास में झोला और गांव में लोटा। एक सवाल और, एक केस है भाई। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो से नहीं होता। बताइए इतना लेके जा करके गांव में मठा मह करके आ रहे हैं अभी। उसमें भी मजा नहीं आ रहा है। मठा ही ना भाई, सवाल में क्या था, मेडिकल का सवाल था लेकिन हम क्या कर रहे थे? मठा मह रहे थे। क्वेश्चन ऐसे ही सवालों को सोचिएगा ना तो बिल्कुल। द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन, है ना, केस है। जैसे वो 3 केस बता रहे थे ना भाई, वैसे ही इसका अगला केस। तेरी द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन of an ideal gas under the adiabatic condition, अंडर द एडियाबैटिक कंडीशन। फ्री एक्सपेंशन कह दिया है और एडियाबैटिक भी कह दिया है, अब तो तुम लोग टिक ही लगाओगे केवल, 2 कंसेप्ट एक में।
नीट 2020। अरे वाह यार, तुम तो गजब। करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। कंडीशन एडियाबैटिक है तो क्यू जीरो ही होगा। फ्री एक्सपेंशन है, लास्ट में वही लिखे थे नहीं भाई, कम एक्सटर्नल प्रेशर लग ही नहीं रहा है तो बर्गडन जीरो ही होगा। तो टेम्परेचर काहे ले बदला, ना बर्गडन हुआ है ना बर्गडन हुआ, ना हीट दिए तो टेम्परेचर बदलेगा। बी, बी तो हाँ डी होगा। चलिए जल्दी से लीजिए, ये भी केस है, आप समझिए कि क्वेश्चन हम ढूंढ के आपके लिए निकालें। केस 3 था, वो केस 4 था, ये केस 5 है, इसलिए लिखना है। ये वैसे वैसे चलते चलते याद बात नहीं रहने वाला है, कंफ्यूजन में सब जीरो होता है ऐसे सोचे लगोगे बाद में, और सब वर्क डने होता है। जितना फार्मूला था सब देखा ना, अभी पी डेल्टा भी बना दिए तो लंदर फंदर हो जाएगा, इसलिए इसको बहुत गौर से, है ना। ये चैप्टर का फार्मूला बहुत टफ है, नहीं 3 अक्षर का फार्मूला है लेकिन कंफ्यूजन ज्यादा होता है।